अगर उस वक्त ये कहा गया कि भाई अगर आप पद पर रहते हुए वहां पर जाते हैं तो राज्य के धर्मनिरपेक्ष मूल सिद्धांत को ये प्रभावित करेगा, तो फिर वही बात आज की तारीख में एप्लीकेबल क्यों नहीं रही जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया? नीरज जी, आपका काउंटर लूंगी। पूर्णिमा जी देखिए, मैं पहले अर्थ सत्य की बात कह रहा था, अभी आपके पैनल पर झूठ बोला गया। मैं एक किताब का रेफरेंस आपको दूंगा, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। ये के.एम. मुंशी जो सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन थे, ये उनकी किताब है जिसके अंदर ये पूरे वाक्य का जिक्र है। उसमें वो लिखते हैं, व्हेन जूनागढ़ फेल, सरदार पटेल एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्लीडेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ सोमनाथ। द कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडिंग डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द टेम्पल एट गवर्नमेंट कॉस्ट। ये सारा वाक्य जहां से निकलकर आ रहा है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है सर। तो ये क्रमशः शब्दों के साथ के.एम. मुंशी ने अपनी किताब में लिखा और उसके बाद वो कहते हैं, बट गांधी जी एडवाइज सरदार नॉट टू हैव द टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड एट गवर्नमेंट कॉस्ट। यही बात जो हम आपको कह रहे हैं। नीरज जी बिल्कुल, नीरज जी सर इन्होंने किताब का रेफरेंस लिया। नीरज जी बिल्कुल, नीरज जी एक सेकंड थोड़ा सा आप समझा देंगे दर्शक को तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखा और जवाहरलाल नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को क्या पत्र लिखा, वो तो है ना? ठीक है, मैं इसमें दो किताबें, नीरज जी आपने पिलग्रिमेज टू फ्रीडम का जिक्र किया, नीरज जी आपने पिलग्रिमेज टू फ्रीडम का जिक्र किया, साथ साथ उनकी एक और किताब रही सोमनाथ द श्राइन इटर्नल। इस बात में इस किताब में भी उनकी तरफ से जिक्र लिखा गया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि सोमनाथ केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की निरंतरता का प्रतीक है, जिसे तोड़ा गया और हर बार फिर से खड़ा किया गया। दूसरी बात वो लिखते हैं कि जो आक्रमणकारी थे उनका लक्ष्य सिर्फ संपत्ति या सत्ता नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को तोड़ना था। वो ये भी लिखते हैं कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण को सभ्यतागत पुनर्जागरण उनकी तरफ से बताया गया, यानी स्वतंत्र भारत द्वारा अपने अपमानित अतीत से न्याय करना। इन सब से नेहरू ने दूरी बनाई। वो ये भी लिखते हैं कि साफ तौर पर कि उनका नेहरू से मतभेद धर्म पर नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति को सार्वजनिक सम्मान देने पर था। ये उन्हीं की किताब के अंश में इस वक्त पढ़ रही हूं जिसको आपने कोट किया। तो क्या नेहरू ने इनसे दूरी बनाई? वो ये भी लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपनी परंपराओं से दूरी नहीं हो सकता। अपनी परंपराओं से दूरी सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं हो सकती, जिस बात को आज कांग्रेस जस्टिफाई करती है। जो नीरज पुस्तक का बता रहे हैं और आप बता रही हैं, इन सबसे इतर, बिल्कुल इस सबसे इतर, सुन नीरज जी मैं बता रहा हूं, देखो जो आपने किया और किया, लेकिन इससे इतर मैं सिर्फ बता दूं, चिट्ठी पर आई है केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पत्र स्पष्ट हो जाता है। नीरज जी लूंगी सिर्फ 30 सेकंड्स। अच्छा ठीक है, पहले नीरज जी आप बोल लीजिए पहले, फिर उसके बाद कौशिक साहब आप बोलिएगा। जी, तो पूर्णिमा जी जो आखिरी चिट्ठी इस विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में लिखी गई, उसमें इस बात का जिक्र है कि ये जो सोमनाथ टेम्पल का जो कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर तब के तत्कालीन राष्ट्रपति जी गए, उसमें सौराष्ट्र की सरकार ने 5 लाख रुपए सरकारी खजाने से खर्च करके उस आयोजन को वहां पर किया। इस पर नेहरू जी ने उनको पत्र लिखकर यह कहा कि मुझे इसी बात का डर था कि जब मेरे देश में भुखमरी है, मेरा देश आज विभाजन से उबर रहा है और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वहां ये 5 लाख रुपए जो आयोजन में खर्च हुए, शायद वो मेरी जनता को सबल बनाने में खर्च होते तो वो मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति को ज्यादा बड़ा सम्मान होता। इस बात को उन्होंने यहां कहकर इस बात को खत्म कर दिया। तो सरकार की जो नियत थी वो अपनी जनता के प्रति, उसको सबल बनाने के प्रति रही। आज धर्म को और शासन को, जो दोनों धाराओं को हमने जोड़ दिया, मैंने पूर्णिमा जी जैसे पहले कहा था, वो फेल्ड स्टेट की आप फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि उसको आज भी चश्मा नीरज जी हो जाता है कि जब बाकी धर्मों से रिलेटेड कोई इतिहास की बात होती है तो वो सांस्कृतिक विरासत हो जाती है, हिंदुओं की बात होती है तो वो सांस्कृतिक बोझ बन जाती है। एक बात जल्दी से 1955, 1956, विजय जी फौरन आ रही हूं, रवि साहब आपके पास, वरुण जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन कौशिक साहब अगर मुंशी जी की तरफ से उस किताब में जितनी बातें लिखी गई, मैं उसका एक सार रख देती हूं। उसका सार यह है कि जो सभ्यता अपने प्रतीकों को भूल जाती है वो आधुनिक नहीं
बल्कि वो जड़ विहीन हो जाती है। मतलब आप अपनी रूट से खुद को काट देंगे, फिर आप कहेंगे कि आपके लिए गए फैसलों की तारीफ होनी चाहिए। देखो पूर्णिमा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप इससे इतर में सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच के पत्राचार की आप बात कर लीजिए। आप छोड़ दीजिए तीसरा पक्ष क्या कह रहा था, लिखा हुआ है पत्राचार में क्लियर। जवाहरलाल नेहरू ने मना किया, उसका जवाब राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया, और क्या जवाब दिया कि अगर किसी मस्जिद या चर्च के उद्घाटन का निमंत्रण होता तो भी वे जाते, और यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। तो सीधा सीधा स्पष्ट था कि आपने जो न जाने के लिए किया, आपने उस धर्मनिरपेक्षता शब्द का उपयोग जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में किया। छोड़ दीजिए आप उस पुस्तक में क्या लिखा है, इस पुस्तक में क्या लिखा है। इन दोनों पत्रों के माध्यम से जवाब और रोकने का पत्र स्पष्ट हो जाता है। लेकिन उस समय आप देखिए कि जो भी कुछ किया, मैं बार बार यही कह रहा हूं, उस समय लगातार सत्ता में आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की सरकार, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी मानसिकता, ऐसा जन समर्थन, ऐसा विचार उस समय थे जो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू समझ रहे थे। ठीक है, तो मतलब समय काल परिस्थिति अनुसार उन्हें जो उस वक्त फैसला लगा उन्होंने वो लिया। विजय जी, लेकिन जरा आप भी मुझे बता दीजिए कि अगर कांग्रेस की तरफ से इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़, इसको मिसगाइडेड तरीके से आज की तारीख में कहना, या चुनावी नैरेटिव आपकी पार्टी के लिए बताना, ये तो आप ही समझा दीजिए कि फिर इसमें राजनीति कहां पर खत्म हुई है और इतिहास कहां पर शुरू हो रहा है। पूर्णिमा जी, एक किताब मैं भी कोट करना चाहता हूँ, इतिहासकार कुतुबी ने लिखी थी, तारीख-ए-यामीनी। जिस तरह से यहाँ बैठ के मेरे पैनलिस्ट कुछ भ्रम फैलाना चाहते हैं कि वो तो एक लुटेरा था, सिर्फ लूटने के नियत से आया था, वो लुटेरा नहीं था, वो हमारी संस्कृति नष्ट करना चाहता था, उसी नियत से खत्म की थी। क्योंकि इस किताब में बाकायदा लिखा हुआ है कि वहां जो पुरोहित थे उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं देने की उनको ऑफर की थी कि आप ये ले लीजिए, लेकिन जो हमारा शिवलिंग है उसको नष्ट मत करो। लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दी और मंदिर को नष्ट किया, और 17 बार ऐसा हुआ है। तो और मथुरा में भी आपने देखा होगा किस तरह से वहां मूर्तियां थी, उनको किस तरह से नष्ट किया गया। तो ये तो कहना एक इतिहास का ना काला सच दिखाने के बराबर है। नीरज जी जिस तरह से इधर करें, और ये दशकों तक हज सब्सिडी देने वाले किस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे भाई, हज सब्सिडी तब गरीबी नहीं थी, तब गरीबी नहीं थी। आप गरीबी हटाने गए थे, गरीब हटाने गए थे। आज तो कितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। तो खैर मैं डेविएट नहीं करना चाहता, इनको सच्चाई पता है, ये देश को भ्रम में रखना चाहते हैं, लेकिन देश जाग चुका है। अब इतनी सब कुछ बातें सामने आ चुकी, कहां तक छुपाओगे आप। क्यों ना इतिहास की बात करें हम, क्यों ना अपने गौरवशाली इतिहास की बात करें भाई हम। नहीं, और क्या भूल जाने वाली जो नीरज जी बात है, ये जो भूल जाओ वाला जो मंत्र है कि भाई क्यों इतिहास को आप खंगाल रहे हैं, बार बार क्यों उसको लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसी सच्चाइयां। बोलिए विजय जी, पहले आप बोलिए। देखिए, मैं कहता हूं चाइना, जापान, आप रशिया, साउथ कोरिया, कहीं फ्रांस, इटली, कहीं किसी में स्पेन, कहीं चले जाइए, उनकी अपनी सबकी एक भाषा है।